ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या यूपीएससी के आकांक्षा रखने वाले विद्यार्थियों का या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की मन में ठानने वाले विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कह सकते हैं कि एक यूपीएससी प्रिपरेशन से ही संबंधित एक क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि क्या जो 12th करने के बाद, मतलब आफ्टर क्लास 12th के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, या फिर जो भी विद्यार्थी हैं यूपीएससी या फिर आईएएस कलेक्टर या फिर आईपीएस बनने की, कह सकते हैं डीएम एसडीएम बनने की आकांक्षा रखते हैं, या फिर जो सिविल सर्विसेज में मूलतः जाना चाहते हैं, तो क्या इसकी तैयारी या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है वो 12th के बाद किया जा सकता है या नहीं। तो मेरे दृष्टिकोण से और मेरे विचार से कि 12th के बाद अगर आपने यह निर्णय लिया है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छा कह सकते हैं कि टाइम है, जो कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति जो है इतने सजग हैं और अभी से ही निर्णय ले लिए हैं कि मुझे क्या बनना है। तो कह सकते हैं कि यह सबसे सुंदर समय होता है जब आप अपने लक्ष्य, अपने गोल को कह सकते हैं का निर्धारण करते हैं। तो अगर सिविल सर्विसेज में जाने की आकांक्षा है या इच्छा रखते हैं, तो यह सही समय है कि जब आप 12th में पास आउट हो जाएं, उसके बाद यह निर्णय ले लें कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है। और अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा जो है स्टेज बाय स्टेज प्रिपरेशन प्रारंभ कर दें। तो इसमें मूलतः मैं 3-4 चीज़ों की बात करूँगा। जैसे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी युद्ध में जाने से पहले जो है आप अपने शत्रुओं के बारे में अच्छे से ज्ञान अर्जित कर लें तो बेहतर होगा। बिफोर गोइंग टू फाइट इट इज़ बेटर टू नो योर एनिमी। मतलब कोई भी युद्ध क्षेत्र में, कोई भी संग्राम में, या कह सकते हैं युद्ध में जाने से पहले आप अपने शत्रुओं के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, तभी विजयी संभव हो जाएगा और विजयश्री आपका तिलक करेगी, अन्यथा आपको पराजय भी झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले नो अबाउट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के बारे में जानें कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किस प्रकार से या फिर इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाती है। इनके जो टॉपर्स के वीडियोज हैं वो सुने, प्रॉपर गाइडलाइंस लें। अपने जैसे कोई बड़े भैया दीदी या फिर जो भी आपके लोकेलिटी में, आपके मोहल्ले में तैयारी कर रहे हैं, या आप जिसके संपर्क में आए हों, आपके सीनियर्स, कोई स्कूल्स वगैरह के या कोई कॉलेज वगैरह के आपके जो सीनियर्स हो जो इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। या फिर जिस ज़िले में भी आप रह रहे हैं उस ज़िले में एक मूलतः कलेक्टर होता ही है, आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको ज़्यादा समय तो नहीं देंगे, लेकिन 2-4 मिनट वो आपको मूलभूत चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कि आप पहले है कि यूपीएससी के बारे में जानें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके सिलेबस को पढ़ें कि सिलेबस में क्या क्या है, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है, उसके कीवर्ड्स कैसे हैं, जैसे इवैल्यूएट हो गया, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो उसके फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो कितने मार्क्स के होते हैं, कितना उसमें वर्ड लिमिटेशंस होते हैं। तो ये सब जब आप जानेंगे, क्वेश्चंस पेपर को जानने के बाद, क्वेश्चन पेपर को समझने के बाद, उसे बार बार रिवीजन करने के बाद एक कह सकते हैं कि एक आपके अंदर वो समझ विकसित होगा कि यूपीएससी का जो है वो पैटर्न क्या है। और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी जो है आप सिलेबस से उसे कह सकते हैं कि अटैच कर पाएंगे, सिलेबस से उसे जोड़ कर देखेंगे कि इस सिलेबस से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस का क्या पैटर्न है, GS2 में कह सकते हैं कि एक डायनेमिक पेपर है, GS3 फिर डायनेमिक पेपर है, लेकिन GS4 मोर और लेस केस स्टडी बेस है। तो इन सब चीज़ों को आप जो है कोरिलेट करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कह सकते हैं जो बेसिक और फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए, ये सब जो है आप अभी से ही 12th क्रॉस करने के बाद से ही कह सकते हैं कि आप इसे एग्रीग्रेट करना प्रारंभ कर दें, इसे जोड़ना प्रारंभ कर दें और इसके बारे में जानना प्रारंभ कर दें। तब आने वाले ग्रेजुएशन मतलब 3 साल होते होते आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी, कह सकते हैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा कि यूपीएससी है क्या, इसकी तैयारी कैसे की जाती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों ने जो कॉलेज के 3rd ईयर में या कॉलेज करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो बहुत लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इसका निर्णय लेते हैं। तो उसके लिए
एक कह सकते हैं कि एक पूरा ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन है वो पूरा एक नया चीज़ हो जाता है। अगर कोई इंजीनियर बैकग्राउंड के लिए से हो तो उनके लिए मतलब ये एक कह सकते हैं उनके लिए अलग एक रणनीति बनानी होगी, क्योंकि इसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पूरा इंजीनियरिंग से डिफरेंट बैकग्राउंड में आना पड़ता है। तो उनके लिए पूरा माहौल जो कह सकते हैं कि एक नया वातावरण में उन्हें प्रवेश करना होता है। लेकिन जब आप 12th के बाद से ही इसमें जाने का प्रयास करेंगे तो कह सकते हैं कि आपके लिए जो ग्रेजुएशन आते आते जैसे मोर और लेस आप सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न, यूपीएससी सिलेबस, सब चीज़ आप जान चुके होंगे। तो कह सकते हैं कि इस समुद्र में जब आप कह सकते हैं गोता लगाने का प्रयास करेंगे तो कह सकते आपको मतलब एक कह सकते हैं कि उतना जो है अपरिचित जैसा माहौल से नहीं लगेगा, आपको लगेगा इन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। इस कह सकते हैं कि सागर में थोड़ा थोड़ा तैरने की कला जो है हम 12th से ही थोड़ी थोड़ी सीखते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो पहले तो है कि नो अबाउट द सिविल सर्विस, जितना भी हो सके सिविल सर्विसेज के बारे में जाने। तैयारी कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों की तैयारी की जाती है, तैयारी करने का टाइम पीरियड क्या है, कैसे कैसे कह सकते हैं टॉपर्स अब तक तैयारी की हैं उनके वीडियोस वगैरह देखें, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस देखें जो फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनसे गाइडेंस ले और जहाँ तक हो सके इसके बारे में जो है नॉलेज एक्वायर करें। और उसके बाद जो है अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है कि है जो आप जो सिलेबस पढ़ेंगे उसके बाद जब आप अपने ग्रेजुएशन के विषय को चुनेंगे तो उसमें उसी सिलेबस को ऑप्ट करें जो कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल के रूप में लेना चाहते हैं, या फिर यूपीएससी में जो विषय अधिक पढ़ते हैं। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मूलतः हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चार का जो है वेटेज जो है मतलब कह सकते हैं कि महत्व या वेटेज वो सबसे अधिक रहता है एज कम्पेयर टू साइंस, मतलब जो भी हो। तो इन चारों सब्जेक्ट को आप जो है ग्रेजुएशन के विषय के रूप में लें और पढ़ें। कहने का मोर और लेस मतलब मेरा यह है कि आप जो है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लें और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पर जैसे से ग्रेजुएशन करें। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको दो लाभ होगा। एक तो कि अगर आप ऑप्शनल के विषय के बारे में अगर अभी से ही चयन कर लेंगे तो इन यूपीएससी जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आपका जो है प्रिपरेशन का कह सकते हैं कि आधा और जो बेसिक फाउंडेशन प्रिपरेशन होगा वो कॉलेज में ही प्रिपेयर आप कर लेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस और आपका जो कंटेंट होगा, आपकी जो कह सकते हैं सब्जेक्ट होगा वो आपके कॉलेज लेवल के और डिग्री लेवल की मतलब कह सकते हैं ग्रेजुएशन की ही सब्जेक्ट होगा जो आप जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल के रूप में चुनेंगे। तो पहला तो बेनिफिट ये हुआ। दूसरा है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में अक्सर ऐसा जो है जिस विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर जिस विषय से आप एमए कर रहे हैं तो उस विषय से जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक मतलब बेनिफिट मिलेगा कि जब आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो अगर आप इन्हीं चारों सब्जेक्टों से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो वो मेंस आंसर राइटिंग में भी बेनिफिट करेगा आपका, ऑप्शनल में भी, और कह सकते हैं कि इंटरव्यू में भी मदद करेगा। ऐसा है कि अगर आप इंटरव्यू कोई साइंस बैकग्राउंड से अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से किया है, इंटरव्यू में अगर या फिर ऑप्शनल में आपने कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चुन लिया है तो इंटरव्यू में साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो ऑप्शनल चुना है उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसमें कह सकते हैं कि ये बेनिफिट लेने के लिए मतलब ये जरूरी है कि आप जो है ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट को चुने जो आप यूपीएससी में जो है ऑप्शनल के रूप में या फिर मेंस का कोई एक सब्जेक्ट उठाएं, ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट उठाएं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, जो कि आपको कह सकते हैं यूपीएससी में भी बेनिफिट करेगा और आपकी डिग्री भी इधर कंप्लीट हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट तो ये रहा, ये कि मतलब एक अच्छी स्ट्रेटेजी और रणनीति बनाकर आप ऐसा कर सकते हैं। अब है तीसरा पॉइंट है कि न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर। ऐसा कहा जाता है कि जो एक अवेयर सिटीजनशिप होते हैं, मतलब कोई भी राष्ट्र का एक कह सकते हैं जागरूक नागरिक। तो जागरूक नागरिक कहने का मतलब है उसे यह जरूरी है कि वह आस पड़ोस में घटने वाली घटनाओं, उसके राष्ट्रीय कह सकते हैं हितों को देखते हुए जो राष्ट्र के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना घट रहा है जिसका प्रभाव कि उसके राष्ट्र पर पड़ता हो उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यह आवश्यक है कि आप कोई एक सिंगल न्यूज़पेपर ले लें। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो कोई हिंदी मीडियम का कोई न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपको पता ही है कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप लेकर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर आने वाले 3 से 4 सालों में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उसमें आपका अप टू डेट होते रहेगा। कोई भी आपका जैसे स्टेट लेवल पे क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं,
कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, कहीं पार्लियामेंट ने कौन कौन से बिल पास किए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कह सकते हैं आपका एक नॉलेज जो होगा डे टू डे वो अप टू डेट होते रहेगा। और आने वाले से 3 या 4 सालों में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उस वक्त जो है आपकी जीके जीएस भी से मजबूत हो जाएगा। कौन से मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, किस मिनिस्ट्री या कौन सा मंत्रालय का कौन सा कार्य है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कह सकते हैं मूलभूत और बेसिक फाउंडेशन जो है 3 साल में वो बिल्डअप हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि कोई भी एक न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से आप लिंक रहें। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी का चैनल का डिस्कशंस वगैरह भी देख सकते हैं, कोई भी योजना या कुरुक्षेत्र का मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन है। तो इन सब चीज़ों और कोई भी एक डेली न्यूज़पेपर्स को आप कह सकते हैं अटैच रहें और उसे पढ़ें। अब है कह सकते हैं कि अगर ये 3 चीज़ हो गया, अब चौथा चीज़ में है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है। मतलब आप कोई भी कॉलेज जाते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, वहाँ एक लाइब्रेरी तो होती ही है। आपके पास लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तक हैं। आप जो है समय को चुराना सीखिए। मतलब कॉलेज में बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जैसे हम दोस्तों के साथ गप्पे उड़ा देते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लगे रहते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं या कहीं कुछ कह सकते हैं कि समय को मतलब यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, पार्टी फंक्शंस या जो भी हो। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि समय को चुराकर आप लाइब्रेरी विजिट कीजिए, लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे पुस्तक हैं उसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये जो समय है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, अपने को गढ़ने का समय है। यह जो 3 साल आपका ग्रेजुएशन है अपने आप को मतलब तराशने का समय होता है। और आने वाले जब आप 3rd ईयर में होंगे तो उस साल भी आप अपीयर हो सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मतलब कह सकते हैं कि कमीशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये जरूरी है कि लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे पुस्तक होते हैं, उन पुस्तकों को यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप देखें कि पॉलिटिकल साइंस की या फिर कह सकते हैं लक्ष्मीकांत बहुत पॉपुलर है तो लक्ष्मीकांत लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि नहीं उसे पढ़ें। अगर इथिक्स की सुब्रा रॉय की बहुत पॉपुलर है उसे पढ़ें, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की जो रमेश सिंह की बुक है वो बहुत पॉपुलर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तो उसे पढ़ें। तो इन सब बुक को जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइब्रेरी में जो अवेलेबल है उसे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मतलब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जैसे अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेता है तो ओपी गौवा का जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इन जो है समय का जो है सही यूटिलाइजेशन करना सीखिए, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या फिर जीके जीएस का सब्जेक्ट हो, ऐसे राइटिंग की कह सकते हैं क्वालिटी जो है इनसे ब्रॉड बेस्ड होगी और बढ़ेगी जब आप डिफरेंट ऑथर्स के बुक लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। आपके पास समय भी होगा 3 साल, थोड़ा थोड़ा ही पढ़कर कह सकते हैं आप बहुत पढ़ लेंगे। मतलब बूंद बूंद से तालाब या घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा ही अगर डेली पढ़ेंगे 10-10 20-20 पेज ही अगर हम डेली पढ़ेंगे तो 3 सालों की जर्नी में 3 साल कह सकते हैं 365 दिन अगर गुना करें तो 1000 दिनों से भी अधिक होता है। तो इन 1000 दिनों में अगर 20-20 30-30 पेज भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि समझ विकसित होगा, बहुत हमारे पास ज्ञान का अर्जन हो जाएगा इन 3 वर्षों में कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि लाइब्रेरी अक्सर विद्यार्थी नहीं विजिट करते हैं, घूमने चले जाते हैं दोस्तों के साथ, मौज मस्ती करते हैं, गप्पे उड़ाते हैं। लेकिन मेरा जो है कह सकते हैं एक सजेशन है कि आप लाइब्रेरी विजिट करें, अच्छे अच्छे पुस्तकों का कह सकते हैं वहाँ अवेलेबल जो है उसका लाभ उठाएं, जो कि आने वाले यूपीएससी में आपकी प्रिपरेशन में मददगारी सिद्ध होगी। एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़िए, 6 to 12 वो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी कैसा कहा जाता है कि एक फाउंडेशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, उसकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है उस पर फोकस कीजिए। अब तक जो आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 में जो रूट लर्निंग करके पास आ रहे थे, लेकिन अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान देना है, तो एनसीईआरटी वगैरह को भी रिवीजन करते रहिए। ये मतलब 4 चीजें हो गई। अब 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि एक मतलब जो भी आईएएस बनना चाहते हैं, जो भी कलेक्टर्स बनना चाहते हैं, उन्हें एक लीडरशिप रोल प्ले करना होता है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपके पीछे कई लोग आपका अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपना व्यक्तित्व को, आप अपनी छवि को ऐसा कह सकते हैं कि मजबूत एक स्ट्रांग लीडरशिप के रूप में अपने आप को कह सकते हैं व्यक्त कीजिए और अपने आप को सुदृढ़ कीजिए, अपने आप को बनाइए। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्वालिटी होनी चाहिए, वो अभी से ही डेवलप करना सीखिए, ताकि जो है यह भले ही प्री और मेंस में यह कह सकते हैं मददगारी सिद्ध ना हो, लेकिन इंटरव्यू में यूपीएससी का जो फाइनल स्टेज है, जो कह सकते हैं कि अंतिम जो दरवाजा है, जिसको क्रैक करने या जिसे पास करने के बाद ही आप
कह सकते हैं सिविल सर्वेंट बन पाएंगे वो है साक्षात्कार और इंटरव्यू। और इंटरव्यू में ना ही आपका ज्ञान का कह सकते हैं परीक्षण होता है, टेस्ट किया जाता है, ना ही आपके नॉलेज और ना ही आपके डाटा का। वो देख रहे होते हैं बस आपका व्यक्तित्व, कि आपका व्यक्तित्व कितना सकारात्मक है, आप कितने प्रभावशाली ढंग से अपने आप को कह सकते हैं व्यक्त कर पाते हैं और कमीशन के सामने कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को किस प्रकार प्रेजेंट कर पाते हैं। तो यह आवश्यक है कि अपने व्यक्तित्व और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। तो ये कुछ 5 बिंदुओं पर मैंने आपके समक्ष जो है अपनी बातें रखा कि 12th के बाद जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में कैसे बना सकते हैं। एक बार मैं फिर इसे कह सकते हैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला कि नो अबाउट द सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के बारे में जानिए, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा है स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस से स्टिक रहें, सिलेबस के इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं उनके बारे में जानें। तीसरा है लाइब्रेरी का फायदा उठाएं। और चौथा है आप कह सकते हैं कि जितने भी बुक्स वगैरह हैं उनको बारे में पढ़ें और ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है चयन अच्छे से करें और उसी बुक्स में कह सकते हैं कि बार बार जो है आप रिवीजन करते रहें, लाइब्रेरी का फायदा उठाएं और वही पुस्तकों को जो है आप चुनें जो आप जो है यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर या कह सकते हैं कि जीके जीएस का सब्जेक्ट हो। और अंत में कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इन सब चारों पांचों का जो है कह सकते हैं एक मिश्रण बनाकर, एक घोल बनाकर आप आने वाली जो है कह सकते हैं यूपीएससी परीक्षा में बैठने में कह सकते हैं कि एक सफल विद्यार्थी के तौर पर आप उभरेंगे। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जो कि एक नया आयाम या फिर कह सकते हैं नई चीज लगती है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और इस प्रिपरेशन की तैयारी में जाते हैं। लेकिन जब आप 12th से ही ये प्रिपरेशन करना प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए उतना यह नया और अटपटा नहीं लगेगा। आप आसानी से फिर इसमें ढलते चले जाएंगे, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, कल्टिवेट हो जाएगा, जो कि यूपीएससी फिर प्रिपरेशन में आनंद आएगा। और कह सकते हैं जो 5 वर्षीय योजना थी उसे हटाकर आप 1 वर्षीय योजना में आप इसे क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो कुछ मूलभूत चीजें बताएं उस पर आप गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा, विमर्श कीजिएगा और फिर इसके बाद आप अपना निर्णय खुद लीजिएगा कि इसमें कितना सही है, आपके लिए कितना लाभदायक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it and subscribe it.